इसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाऊँ जिसमें आमतौर पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा चूक करते हैं। शक्ति की एक फितरत होती है कि शक्ति हमेशा ज़िम्मेदारी के साथ आती है। राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, ये बात एकदम सत्य है कि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है। लेकिन जितना ये कथन सत्य है, उतना ही ये कथन भी सत्य है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। उच्च सदन केवल और केवल इसलिए कह दिया जाता है कि जब आप संविधान की पढ़ाई करोगे तो राज्यसभा का जिक्र पहले आएगा और लोकसभा का जिक्र बाद में आएगा। ध्यान रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है। नमस्कार दोस्तों, सिन्हा क्लासेज एमसीक्यू सीरीज में एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप सबों की तैयारियां बहुत अच्छी चल रही होंगी, आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, सिन्हा क्लासेज एमसीक्यू सीरीज का उद्देश्य ही यही है कि जीएस के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स को और खासकर उनमें से कुछ ऐसे एमसीक्यूज क्वेश्चंस को मैं आपके लिए लेकर आऊं जिससे कि आपकी प्रारंभिक परीक्षा आसान हो जाए, सरल हो जाए और इसमें ऐसे क्वेश्चंस आपको करवाऊं जिसमें आमतौर पर बच्चे काफ़ी ज़्यादा चूक करते हैं। अभी रिसेंट के 2 वीडियोस में हमने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के रिवोल्ट ऑफ 1857 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज करे थे और आज हम लोग समझेंगे भारतीय संसद को, पार्लियामेंट को। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आपने ये जो विषय वस्तु है संसद, भारतीय संसद, इसकी पढ़ाई कर ली है। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट एमसीक्यूज को समझेंगे जो आमतौर पर किसी लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। अगर आपने भारतीय संसद को पढ़ा है लेकिन आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स बाकी रह गए हैं तो आप मेरे इस वीडियो लेक्चर को जरूर देखिए और इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद लगे हाथ इसके ठीक नीचे आपको एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाली भी वीडियो मिलेगी या संघ की कार्यपालिका, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा क्योंकि इन सब का सीधा कनेक्शन भारतीय संसद से है। यहाँ मैंने बहुत आसानतम शब्दों में ये समझाने का प्रयास किया है कि संसद क्या है, इसके क्या भाग हैं, क्या इसके उद्देश्य हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैसे बनता है, क्या मिनिस्टर्स की जिम्मेदारियां होती हैं, कितने तरह के होते हैं और बहुत सारी चीज़ें मैंने इन वीडियो लेक्चर्स में समाहित किया है। तो अगर हम लोग फॉर्मली देखें तो संसद जो है वो केंद्र का विधायी अंग है और हम सबको ये पता है कि भारत में संसदीय प्रणाली है और संसदीय प्रणाली होने के कारण संसद का एक विशेष स्थान भी है, ये हम सबको जानना चाहिए। बड़े से बड़ा अधिनियम, बड़े से बड़ा कानून जो बनता है वो संसद के अंदर ही बनता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, ऐसे 3 अंग होते हैं भारतीय संसद के। उम्मीद करता हूँ कि ये सब मोटी मोटी जानकारियाँ आपके पास होंगी। तो आइए एमसीक्यू सीरीज को स्टार्ट करते हैं और आज हमारा पहला सवाल है कि संसद का वर्णन संविधान के किस भाग में है। देखो, सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है लेकिन फंसाने वाला भी है, तो थोड़ा ध्यान से देखना है कि संसद का वर्णन संविधान के किस भाग में है, यानी किस पार्ट में है। इसके विकल्प को जरा गौर से देखिए। तीसरा, अगर संविधान को पढ़ा है आपने तो आप समझ पा रहे होंगे कि तीसरा ये जो विकल्प है ये गलत है क्योंकि तीसरे भाग का संबंध सीधे सीधे फंडामेंटल राइट से है, मौलिक अधिकारों से है। चौथा, यानी संविधान का चौथा भाग, कहीं ना कहीं ये भी गलत है क्योंकि चौथे भाग का संबंध डीपीएसपी से है, जिसे हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। और तीसरा ऑप्शन जो है, पांचवा, ये सही ऑप्शन है। संसद का वर्णन 5वें भाग में किया गया है और अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो आर्टिकल अनुच्छेद 79 से लेकर 122 तक इसका वर्णन किया गया है। सब कुछ, पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है वो इन्हीं अनुच्छेदों के अंदर बताई गई है। और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, तो ये विकल्प भी गलत है। दूसरा सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है और ये ध्यान रखना है कि ये किसी लोक सेवा आयोग का सवाल है। किसी लोक सेवा आयोग में उसकी प्रारंभिक परीक्षा में इस सवाल को पूछा गया था। बस मैं यहाँ स्टेट मेंशन नहीं कर पाया हूँ कि कौन किस स्टेट में ये पूछा गया था। सवाल है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, उन पर हमें विचार करना है। कथन 1, भारतीय संसद के 3 अंग हैं, यथा राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। समझना है कि क्या ये कथन सही है। तो जब हम लोग क्वेश्चन शीट करते हैं, जब हम लोग, हमारे हाथ में क्वेश्चन शीट होता है, तो बेहतर तरीका ये है कि जब आप इसको पढ़ें तो एक ही बार में इतनी गहराई से पढ़ लें कि आप ये देख लें कि ये कथन सही है या नहीं। मेरा मानना है कि ये कथन सही है। भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं और वो 3 अंग राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा होता है। ध्यान रखना है कि राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों के साथ साथ राष्ट्रपति मिलकर
ये 3 अंग बनते हैं भारतीय संसद के। अगला स्टेटमेंट है हमारा कि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। ध्यान से देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कहलाता है, संवैधानिक रूप से कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कहलाता है या नहीं कहलाता है, केवल इतना लिखा हुआ है कि राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है और लोकसभा निचला सदन कहलाता है। निसंदेह ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। और जब आप मेरे संसद वाले वीडियो को देखेंगे तो वहाँ पे मैंने आपको जरा डिटेल में समझाया है कि अगर जो भारत की संसदीय प्रणाली है वो बहुत हद तक ब्रिटिश संसदीय मॉडल पर आधारित है। वहाँ ब्रिटेन में अगर अपर हाउस और लोअर हाउस बोला जाता है तो इसका एक सटीक अर्थ बनता है वहाँ, लेकिन भारत में उच्च सदन और निम्न सदन कहने का कोई विशेष अर्थ नहीं बनता। उच्च सदन केवल और केवल इसलिए कह दिया जाता है कि जब आप संविधान की पढ़ाई करोगे तो राज्यसभा का जिक्र पहले आएगा और लोकसभा का जिक्र बाद में आएगा, इसलिए आमतौर पर उच्च सदन और निम्न सदन बोल दिया जाता है। तीसरा कथन है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। अब देखिए, राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, ये बात एकदम सत्य है कि राष्ट्रपति संसद का अंग होता है, लेकिन जितना ये कथन सत्य है उतना ही ये कथन भी सत्य है कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। यानी वो ना तो लोकसभा का सदस्य होता है और ना ही राज्यसभा का, अपितु बल्कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। हाँ, वो संसद में कई कार्य करता है, जैसे अब लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाने का काम, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति करता है। ऐसे कई सारे काम हैं, जैसे ऑर्डिनेंसेस पास करना, अध्यादेश जारी करना, ये सारे काम राष्ट्रपति करता है। लेकिन इन बात को एकदम दिमाग में रखिएगा कि राष्ट्रपति वास्तव में किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। हमने ये पाया कि यहाँ पर लिखे हुए तीनों के तीनों कथन सत्य हैं। इसका मतलब ये ऑप्शन डी जो है वो सही है, दिए गए तीनों कथन सही है। इस प्रक्रम में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक, ध्यान रखिएगा, की अध्यक्षता कौन करता है। मैंने बोला ना कि ऐसे सवाल जिसमें आम तौर पर कैंडिडेट्स गलती कर जाते हैं उनमें से ही एक सवाल है ये। आमतौर पर बच्चे इसका उत्तर दे देते हैं राष्ट्रपति, जो बिल्कुल गलत उत्तर है। ध्यान रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति को है, उसकी अध्यक्षता करने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं है, बल्कि उसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। यह हमेशा ध्यान रखना है। और उपराष्ट्रपति के बारे में आपको पता ही है कि उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, एक्स ऑफिसियो। और अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि जगदीप धनखड़ साहब ने स्वास्थ्य संबंधी मामलों में भारत के उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया था और अब एक तिथि निर्धारित की गई है 9 सितंबर। इस दिन भारत के नए उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाएगा। बहरहाल अगला सवाल है कि वैसे इस सवाल को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बच्चों को फंसा चुका है ये सवाल कि संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। लोकसभा व राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है, ये बड़ा ध्यान से याद करने वाला सवाल है, जिसको आप अपने माइंड में रख लो, क्योंकि ये नंबर्स हैं। नंबर्स आपको याद होने चाहिए जब आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, खासकर पीटी प्रीलिमिनरी लेवल पे जब आप एग्जाम देने जाते हो। तो 530 और 250 ये गलत उत्तर है, 550 और 230 ये भी गलत उत्तर है, 552 और 250 ये सही उत्तर है। अच्छा, 552 लोकसभा में और 250 राज्यसभा में। ध्यान रखना है कि इनमें से राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं और 552 में 2 सदस्य एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, उस समुदाय से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते थे, लेकिन अब नहीं किए जाते, ये ध्यान रखना है। अगला सवाल है राज्यसभा का पदेन सभापति, यही मैं कह रहा था, एक्स ऑफिसियो कौन होता है। तो अभी मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखिएगा। माननीय सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ
लोकसभा अध्यक्ष का स्थान वरीयता सूची में यानी जो सीनियरिटी की हायरार्की है उसमें कितने स्थान पर है। देखो, लोकसभा अध्यक्ष को कभी हल्के में नहीं लेना। ये ध्यान रखना कि लोकसभा में वो उस सदन का मुखिया होता है और उसकी ताकत इतनी है कि उसने जो बोल दिया सो बोल दिया। जैसे वर्तमान समय में लोकसभा में जो ओम बिरला जी हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष हैं इस समय। तो लोकसभा अध्यक्ष कोई आसान सा पद नहीं होता, ये ध्यान रखना। बहुत जिम्मेदारी वाला पद होता है और शक्ति की एक फितरत होती है कि शक्ति हमेशा जिम्मेदारी के साथ आती है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो वरीयता सूची में ये ध्यान रखना कि प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यानी उप प्रधानमंत्री, इसके बाद के जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं या काउंसिल ऑफ जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सबसे वरीयता सूची में वो ऊपर है। माननीय सीजीआई के साथ अगर देखा जाए तो वरीयता सूची में उनका स्थान 7वें पर आता है, ये ध्यान रखना है। उम्मीद करता हूँ कि जितने भी एमसीक्यूज मैंने आपको बताए हैं वो आप जरूर अपने ध्यान में रखेंगे और अगर इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं तो उसमें आप कोई गलती नहीं करेंगे। भारतीय संसद एमसीक्यू सीरीज का अगला भाग जल्द लेकर आप तक पहुंचता हूं। इजाजत दें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।